मैं ज्ञान मार्ग पर हूँ तो क्या मुझे क्रिया करनी चाहिए। तो ये डिपेंड करता है कि आपको आप क्रिया योग में क्या देख रहे हैं। देखिए, अ, ज्ञान मार्ग में तो सीधा मार्ग है ना, मार्ग है भी है ही नहीं एक्चुअली, शुरू होते ही समाप्त हो जाता है। ज्ञान मार्ग में तो आपको बता दिया जाता है कि आप कौन है। अगर आप वो समझ गए हैं, अगर आप उसमें स्थित हो गए हैं और अब आपकी कोई शंका बची नहीं है, तो कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं है, फिर बिल्कुल क्रिया योग करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ज्ञान मार्ग पर हैं और आपने इंटेलेक्चुअली समझा है, आपने बुद्धि से समझा है, लेकिन अभी बुद्धि का समर्पण नहीं हो पाया है, आप सिर्फ अपनी याददाश्त से, मेमोरी से जान पाते हैं कि हाँ, इंटेलेक्चुअली जान पाते हैं कि हाँ, मैं अनुभव करता हूँ या अ, मैं ही ब्रह्म हूँ, लेकिन आपको उस चीज़ का अनुभव नहीं है, अपने आप से नहीं पता है। तो अगर आपको ऐसा लगे और आपकी अगर रुचि हो क्रिया योग करने में, तो ज़रूर आप क्रिया योग कर सकते हैं। क्योंकि क्रिया योग क्या करता है? क्रिया योग आपको अनुभव देता है। क्रिया योग आपको, लेकिन वहाँ पे आपको डिसिप्लिन से चलना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा डिसिप्लिन है, बहुत सारा आपको प्राणायाम है, एक तरीका है, उससे आपको चलना पड़ेगा। वो चलते चलते लेके कहाँ जाएगा? उसी पॉइंट पे जहाँ पे आपको ज्ञान मार्ग लेके जाता है। दोनों का आखिरी गोल दोनों का एक ही है। और ज्ञान मार्ग में भी अगर आप गुरुजी के साथ कर रहे हैं, आई एम श्योर, तो यहाँ पर भी जो स्टेप 4 है, वहाँ पे आपको बहुत सारी उन्होंने चीज़ें बताई हैं करने के लिए, ताकि उसको अनुभव में भी लाया जा सके। तो अगर आपने वो भी कर लिया है और उसके बाद भी ये दिक्कत आ रही है, तो मैं बोलूँगी आप एक बार गुरुजी से ज़रूर पूछ लीजिए, तभी आप आइए, क्योंकि गुरुजी ने कुछ लोगों को भेजा है मेरे पास कि ठीक है, आप क्रिया योग वहाँ पे जाके सीख लीजिए। तो अगर आप जो भी, अगर गुरुजी के साथ हैं तो उनसे, या किसी और गुरु से कर रहे हैं उनसे पूछ कर ही डिसाइड करिए कि आपको करना है या नहीं करना है। धरी का सवाल है, क्या चक्रों का मॉडल समुदाय, परिवार आदि पर भी ऐसे ही कार्य करता है? जैसे जिन समुदायों में निचली वृत्तियां स्थायी नहीं हो जाती, तब तक ऊपरी परतें सक्रिय नहीं देखी जाती, और जब ऊपरी परतों में गति देखी जाती है तब निचली परतें शुद्ध होने लगती हैं। इस प्रकार उनका नियंत्रण नियंत्रण ऊपरी परतों द्वारा होता है और उनसे संबंधित वृत्तियां शुद्ध हो जाती हैं, जैसे एक शरीर में होता है। ओके। तो हाँ, आपका ये सही है कि जो समुदाय हैं, उनमें निचली वृत्तियां जब तक चल रही हैं या जब तक स्थायी नहीं हुई हैं, या वहीं पर ज़रूरत है, जैसे आपने आगे लिखा है कि उत्तर जीविका का ही प्रबंध करना पहले ज़रूरी है, तो हाँ, ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज़ समझनी है। देखिए, जो ऊपरी वृत्ति की जो विकास की बात हो रही है, ये चीज़ें समुदाय में नहीं होती हैं, ये एक व्यक्तिगत रूप पर होती हैं, ये इंडिविजुअली होती हैं। तो होता क्या है कि आप समुदाय से अफेक्ट ज़रूर होते हो, आप जिस भी सोसाइटी और कम्युनिटी में रहते हो, तो आप उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे हो, आप वही आपको कंडीशन करते हैं। तो आप एक समुदाय में आपने जन्म लिया, तो ज़्यादातर लोगों की जैसी थिंकिंग होगी, उनकी वृत्ति कहाँ चल रही है, नीचे की तरफ चल रही है या ऊपर की तरफ चल रही है, उसका आपके ऊपर प्रभाव ज़रूर पड़ेगा। और उनकी निचली वृत्तियाँ हैं तो आप पर ज़रूर प्रभाव पड़ेगा। और फिर लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको जब आपका विकास होने लगे, और आपका विकास कब होगा? वही जब गुरु मिलेंगे, है ना, गुरु मिलेंगे या कोई ऐसी पुस्तक या कोई आपका कहीं पर भी कुछ आपने सुन लिया, देख लिया, आपको समझ में आया कि ये है। तो इंडिविजुअल लेवल पर आप जब विकास करने लगते हैं, आप जब साधना करने लगते हैं, आपकी ऊपरी परतें सक्रिय होने लगती हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है। और हो सकता है कि जब आप में वो बदलाव आए तो उस समुदाय में भी आपके जैसे आपकी वजह से कुछ बदलाव आने लगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है, ज़रूरी नहीं भी है।
जैसे हम लोग खुद ही देख लीजिए, हम लोग जैसे कितने लोग कनेक्टेड हैं। हम में से हमारी फैमिलीज में या हमारी सोसाइटी कम्युनिटी, अगर हम अपना देखें, इस ग्रुप को छोड़ दीजिए, आप अपने घर में देखिए, आपकी फैमिली मेंबर्स, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, आपके फ्रेंड्स कम्युनिटी, उसमें कितने लोग ऐसे हैं, आपके ऐसा होते हुए भी कितने लोग प्रभावित हुए हैं। तो ये चीज़ें जो ऊपरी वृत्ति का है, ये समुदाय में नहीं चलता है ना। तो ये व्यक्तिगत रूप पे होता है। और फिर हाँ, अब हम अलग अलग जगह से आए हुए लोग हैं जो कनेक्ट हो गए हैं, तो एक ये समुदाय जरूर बन गया है। रानी का एक सवाल है, अगर अनुभव करता सर्वव्यापी हूँ तो फिर उससे सिर्फ उसके शरीर का अनुभव क्यों होता है, उसके आसपास के जीव का अनुभव क्यों नहीं होता है उसे। बहुत अच्छा सवाल है रानी, और ये सवाल बहुत बार गुरुजी के सत्संग में भी पूछा जा चुका है, उन्होंने इसका जवाब भी दिया है कि अनुभव करता सर्वव्यापी है ना। अब अगर अनुभव करता है, उसके लिए ये जो जीव है, इस जीव का जो अनुभव है, ये भी एक अनुभव ही है। इसको समझना कैसे है, देखिए, अगर आप अभी इसी वक्त अपने आप को अनुभवकर्ता में चले जाइए, अनुभवकर्ता हो जाइए, इस वक्त रानी मत रहिए। अगर आप इस समय अनुभवकर्ता हो जाती हैं तो रानी भी एक अनुभव है, और रानी एक अनुभव है। ऐसे ही रानी के आसपास, लेट अस से रानी के परिवार के लोग हैं, वो भी एक अनुभव है। क्या सभी अनुभव एक जैसे होते हैं? अगर हम इस शरीर को ही लें, ये शरीर तो एक ही है, लेकिन क्या जो अनुभव उंगली को हो रहा है वही अनुभव आंख को हो रहा है, एक ही शरीर होते हुए भी? जो अनुभव पैर को हो रहा है, क्या वही अनुभव हाथ को हो रहा है? क्या हाथ पैर का अनुभव कर सकता है? क्या उंगली आंख का अनुभव कर सकती है? नहीं, जरूरत भी नहीं है, लेकिन शरीर तो एक ही है। ऐसे ही मैं अनुभव करता एक ही हूं, लेकिन उस अनुभव, और जब मैं अनुभव करता हूं तो जो ये शरीर है जिसका मुझे अनुभव हो रहा है, वो भी एक अनुभव है। और देखो, आपको, अगर आपकी एक दोस्त है, उनका अनुभव आपके लिए अलग होगा, और दूसरी दोस्त है, उनका अनुभव आपके लिए अलग होगा, है ना। तो बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए रानी का अनुभव अलग है। रानी की एक दोस्त है रानी ए, उसका नाम मैं रानी ए कर देती हूँ, उसका अनुभव अलग है, रानी बी का अनुभव अलग है। तो ये तीनों अनुभव अलग अलग हो गए। अगर आप रानी को भी एक अनुभव मान लें तो ये बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। लेकिन अगर आप रानी को मैं माने और सोचें कि मुझे ऐसा ही अनुभव जो रानी का अनुभव हो रहा है, वही रानी ए का अनुभव होना चाहिए, तो वो तो नहीं हो सकता। जैसे होने को हो भी सकता है, उसके लिए आपको तंत्र में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, वो भी मुश्किल काम नहीं है, लेकिन ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका जो सवाल है वो मैं समझ गई हूँ, और इसका उत्तर यही है कि रानी भी एक अनुभव ही है। नाम बोल सकती है अभी? हाँ, प्रणाम रानी, बोलिए बोलिए, बिल्कुल। नाम नहीं, मेरे कहने का मतलब था, जैसे मुझे ये शरीर के अंदर जैसे होता ना, ये रानी का अनुभव हो रहा है, उसके अंदर भूख आ रही है, हो रही है, प्यास आ रहा है उसको, उसे गुस्सा आ रहा है, ऐसे अनुभव मुझे सिर्फ ये शरीर का होता है, ऐसा पूछना था। मतलब ये बाहरी परत का अनुभव नहीं कि बाहर जो दिख रहा है, ठीक है, अंदर जैसे हलचल हो रही है, सिर्फ ये रानी का दिख रहा है, ठीक है। सामने जैसे एक पेड़ है, वो भी तो मतलब अनुभवकर्ता के अंदर ही है ना, उसका नहीं दिखता है। तो ये मतलब क्या चीज है जो अलग अलग, मतलब सिर्फ ये स्त्रीड के अनुभव से जुड़ा हुआ है, हाँ, मैं मतलब समझ गई हूँ मुझे आपकी जोड़ा हुआ है बात। कि मैं। हाँ, हाँ, नहीं, बोलिए बोलिए। आप बोल रही हैं जैसे रानी का अंदर, रानी को गुस्सा आ रहा है तो आप वो अनुभव कर पाती हैं, लेकिन ऐसे ही रानी ए, एक कोई है, रानी की फ्रेंड, उसको अगर गुस्सा आ रहा है वो आप अनुभव नहीं कर पा रही, जबकि आप अनुभव करता है, आप ये बोल रही हैं ना। हाँ, मतलब कि अंदर की जैसे भावनाएं होती है ना, भावनाएं, फिर विचार वगैरह जो भी है,
मुझे मतलब सिर्फ एक ही शरीर से क्यों होता है कि इस शरीर के अंदर जितनी हलचल हो रही है वो हमें पता चल रहा है कि भूख लग रहा है, प्यास लग रहा है, ये इसे नींद आ रही है, इसे उठना है, सिर्फ एक ही शरीर तक क्यों सीमित है और ये बाकी से क्यों अलग रखा गया है? मतलब सामने वाले का क्या है वो तो हमें नहीं पता चलता। तो वो क्या चीज है जो अलग करके रखा है, इस शरीर से जोड़ के रखा है ठीक है, और ठीक है। दूसरे से अलग करके रखा है। हाँ, हाँ, ठीक है, मैं समझ गई आपका सवाल। हाँ, तो देखिए, अगर सोचिए अब, अगर आपको अभी तो सिर्फ रानी के गुस्से का पता पड़ रहा है, अब हम एक सिंपल एग्जांपल, एक ही चीज लेके चलते हैं, ठीक है, रानी के गुस्से का। अब यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ पीपल हैं इस दुनिया में। उन ट्रिलियन में चलो लेटस से एक पॉइंट पे 1 मिलियन, सिर्फ मैं 1 मिलियन ले रही हूँ, मतलब 10 लाख लोग, 10 लाख लोगों को गुस्सा आ रहा है, ठीक है, रानी को गुस्सा आ रहा है, और इस संसार में 10 लाख और लोगों को गुस्सा आ रहा है, और रानी को उन 10 लाख लोगों का गुस्सा भी अनुभव होने लगेगा, तो क्या होगा रानी? बताओ क्या होगा अगर आपको उन सब का अनुभव होने लगे, बिल्कुल ऐसे जैसे रानी के गुस्से का अनुभव हो रहा है। वो लाइफ तो जीना इजी नहीं रहेगा। जी ही नहीं पाओगे, इजी नहीं होगा, जी ही नहीं पाओगे, है ना? तो ये जो है प्रकृति ने ऐसा ही रचा है कि आप सिर्फ अपने एक शरीर एक मन के अनुभव को ही संभाल लें, उतना ही काफी है, वो भी हमसे नहीं संभलता, है कि नहीं? कितने सारे लोगों को ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम रहता है कि अरे हर समय मन सोचता ही रहता है, कुछ कुछ परेशान हो गए हैं। सोचो, एक जीव के सोचने की चीजों से आप इतने परेशान हैं, अगर आपको सबके अनुभव होने लगेंगे तो आप जी ही नहीं सकते, है ना? हाँ, मेरा यही सवाल था कि प्रकृति ने ये जो अलग रखा है सिस्टम, ये कैसे काम करता है, क्या है ये पूछना था। मतलब ओके। अलग है तो ये कैसे अलग है? हाँ, क्योंकि सर्वाइवल के लिए, हमें रहने के लिए यही सबसे, देखो प्रकृति ने जो बनाया है वो सबसे सुंदर सिस्टम ही बनाया होगा, है ना? उसने ऐसा ही बनाया है कि अनुभव करता तो एक है, लेकिन वो हर जीव के जीने के लिए, उसके सर्वाइवल के लिए वही जरूरी है कि बस उसको उतना ही लिमिटेड अनुभव हो। तो इसको आपने, अगर आप उसमें जाएंगे प्रोग्राम में, जो माया का ज्ञान है उसमें आप और डिटेल्स जान सकते हैं वहां पे। आपने पूरा प्रोग्राम किया है क्या? हाँ, मेरा प्रोग्राम पूरा हो चुका है। हाँ तो। मेरा पूछना था कि आपने बताया ना ये कारण है प्रकृति ने कि लाइफ को जीना इजी रखा है, ठीक है। हम्म। मैं पूछ रही हूँ कैसे किया है ये, मतलब बोलते हैं ना जैसे खाना, भूख लगा है इसलिए खाना खा रहे हैं, लेकिन खाना बना कैसे, मतलब ऐसा। अच्छा, वो तो फिर बहुत डिटेल में वो तो शायद मैं नहीं दे पाऊंगी अभी आपका ये वाला जवाब, पर कि कैसे किया है, वो तो बस वो नाद रचनाएं हैं, वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो प्रोग्राम से ही मिलेगा, या फिर आप गुरुजी को पूछ लीजिएगा। सुमा कह रही है वैसे ही हमारी पेट की भूख है उतना ही खा पाते हैं, सब लोगों का खाना खाते हैं तो क्या होता, बिल्कुल। किसी भी चीज में देख लीजिए, है ना? हमें लगता है कि हमें दूसरे का भी पता लगे, तो वो एक दो का नहीं हो सकता, हम चाहते हैं एक एक करके, है ना? लेकिन अगर हम सोचें तो जरूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे गुरुजी हमेशा एक एग्जाम्पल देते हैं ना कि आप जब हम एक मूवी देखते हैं, उस मूवी में भी हम कैसे देखते हैं, वन सीन एट अ टाइम, है ना? चाहे पूरी 3 घंटे की मूवी हमारे सामने है, लेकिन हम उसको एक एक सीन करके देखते हैं, पूरी मूवी को एक साथ तो नहीं देख लेते, है ना? या फिर अगर हमारे पास 100 मूवीज हैं, तो हम 100 मूवीज क्या एक ही साथ लगा के देखेंगे? देख ही नहीं सकते। तो अनुभव के लिए उसको सीमित करना बहुत जरूरी है, उसको एक लिमिट करना, वही, और सर्वाइवल के लिए भी और सस्टेनेबिलिटी के लिए वही सबसे सही सुंदर तरीका है। हाँ, माधुरी ने आगे बोला, देखिए, इंद्रियां से संवेदनाओं को सीमित करती हैं जिससे तन्मात्राएं सीमित हो जाती हैं, बिल्कुल। रजत का सवाल है, ज्ञान होने के बाद साधक का क्या कर्तव्य रह जाता है? ये तो साधक को अपने आप डिसाइड करना है कि उसका क्या कर्तव्य रह जाता है। वैसे तो जिंदगी वैसे ही चलती है, जैसे पहले थी वैसे ही बाद में चलेगी, और जो भी फालतू की चीजें होती हैं, जो अननेसेसरी है, जिसकी जरूरत नहीं है, वो सब छूट जाता है, और जो जरूरी है वो सब चलता है। तो आपके लिए क्या जरूरी है वो आपका कर्तव्य हो जाएगा।
अगर आपकी फैमिली है, अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं, बच्चे हैं, तो बिल्कुल आप अपने कर्तव्य उनकी तरफ निभाएंगे जितना ज़रूरी है। हाँ, अब आप ज़्यादा नहीं उनको बढ़ाएंगे, ज़बरदस्ती उनको डिपेंडेंट बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। ज़्यादातर जो मैं देखती हूँ संसार में, यहाँ पर लोगों की कोशिश रहती है कि दूसरे उन पे डिपेंडेंट रहें, क्योंकि डिपेंडेंसी में ही पावर है ना। अगर बच्चे आपके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, हस्बैंड डिपेंडेंट रहेगा या वाइफ डिपेंडेंट रहेगी या कोई और रहेगा, तो उसमें आप को अच्छा लगता है, एक पावर महसूस होती है। लेकिन साधक ज्ञान होने के बाद जान जाता है कि सबको इंडिपेंडेंट करना है, तो वो अपने कर्तव्य भी कम करता चला जाता है, कम से कम, कम से कम सब कुछ। माधुरी लिख रही हैं आगे, प्रारब्ध जान लेना और उसको पूरा करने में लग जाना। हाँ, बिल्कुल, वो भी हो सकता है। और प्रारब्ध देखिए, अगर आपका प्रारब्ध है वो आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में कर ही रहे होंगे और वो रह जाएगा, वो आपको ज़रूरी लगेगा करने के लिए। तो हर एक के लिए यहाँ पर उनको डिसाइड करना है कि क्या और कैसे करना है, कर्तव्य क्या है। हो सकता है किसी के लिए एक भी कर्तव्य बाकी ना रहे, बिल्कुल फ्री हो जाए, और किसी के लिए काफ़ी कुछ पड़ा रहे। रजत पूछ रहे हैं प्रारब्ध को कैसे पता करें। प्रारब्ध को जानने के लिए आपको ये देखना है कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या करना लगता है, क्या करने में आपको सबसे ज़्यादा आनंद आता है, सुख मिलता है, और क्या करे बिना आप रह ही नहीं सकते। क्या करने से आपकी किसी दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आपको इससे क्या मिलेगा, सिर्फ करने में ही मज़ा है उस चीज़ को, वही आपका प्रारब्ध है। और अगर आपको नहीं समझ में आए आपका प्रारब्ध क्या है, तो अपने गुरु के पास जाइए, तो वो बताते हैं कि कैसे आपका प्रारब्ध क्या होगा। और अगर कोई प्रारब्ध नहीं होगा तो आपको प्रारब्ध दे देंगे, गुरु प्रारब्ध दे भी देते हैं। अगर आपकी इतनी श्रद्धा हो कि गुरु जो प्रारब्ध देंगे मैं उसे स्वीकार करने को तैयार हूँ, तो गुरु प्रारब्ध भी बना देते हैं आपका।